हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। अब तक में हम लोग रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें 11th में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग डोमेन निकालना सीखे, रेंज निकालना सीखे, रिलेशंस निकालना सीखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट सेट्स भी सीखे। तो अब उसी नॉलेज को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे इस चैप्टर में। सो हम लोग जो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अभी, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें मेनली हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक एक तो पहले जो रिलेशन देख चुके हैं, और दूसरा फंक्शंस के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो याद होगा आपको, रिलेशंस में रिलेशन क्या होता था, अगर आप याद कीजिए तो कोई एक सेट ए हुआ करता था और एक दूसरा एक सेट बी हुआ करता था, होता था ना। और उन दोनों का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे तो ए क्रॉस बी आता था इस फॉर्म में, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स करता था ए को एंड बी जो होता था वो बी को बिलोंग करता था। और इसी तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट्स को ए और बी के से रिलेटेड वो इस फॉर्मेट में लिख लेते थे। और इसी में से अगर हम सबसेट लेना स्टार्ट करें, इसमें से अगर सबसेट लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या बनता था हमारा रिलेशन, जिसको हम आर से डिनोट करते। तो हमारा रिलेशन बनता था इससे, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते थे। तो अब उसी नॉलेज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कुछ नए नए डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप देखिए कि अगर हम ये दो एलिमेंट ए कॉमा बी लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि ये आर से रिलेटेड है, ये आर को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आर कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। अगर कोई भी एक रिलेशन है, लेट्स से दो, लेट्स से सेट ए में सारे बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ते हैं और सेट बी में सारे बच्चे जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, और एक आर रिलेशन हम मान लेते हैं जो ये बताता है कि जो ए कॉमा बी का जो एलिमेंट है वो ये रिलेशन ये बताएगा कि वो जो बच्चे ए और बी हैं आपस में रिलेटेड है इन सम सेंस। इन सम सेंस जैसे क्या हो सकता है, जैसे ए जो है वो बी की सिस्टर हो सकती है, या ए जो है बी का बिग ब्रदर हो सकता है, ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम बोलते हैं कि ए कॉमा बी एक एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन जो रिलेटेड है रिलेशन आर से, और उसको अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, इस ए कॉमा बी अगर रिलेटेड है आर से, इसको ऐसे रीड करते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। तो जो रिलेशन आर है हमारा यहाँ पर, इस रिलेशन के अंदर ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो इसको बोलेंगे कैसे, जब भी अगर आपको ऐसा कुछ लिखा दिखे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसको आप प्रोनाउंस कैसे कीजिएगा, तो इसको बोलेंगे ऐसे कि बी इज रिलेटेड टू सी अंडर द रिलेशन आर। ऑल राइट। और इसी चीज को ना सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिखते हैं, बी आर और सी। बी यहाँ एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, आर यहाँ रिलेशन है और सी भी एक एलिमेंट है। तो बी और सी आपस में रिलेटेड है, इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका ये भी है। ठीक है, सिमिलरली अगर ए और बी एलिमेंट है और ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन आर से रिलेटेड है तो उसको ए आर बी भी लिखते हैं। ऑल राइट, चलिए। सो आप देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन भी देखेंगे। तो पहला रिलेशन जो हमारे काम का आता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। ऑल राइट। तो एम्प्टी रिलेशन को आप समझने के लिए ऐसे देखिए कि इसमें लेट्स से एक सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसी ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे। तो ए क्रॉस ए अगर करना हो तो हमने क्या बताया था आपको पुराने वीडियोज में, आप देखेंगे अगर, तो ए क्रॉस बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो ए को एक बार और लिखेंगे और ए क्रॉस ए ऐसे निकालते हैं। अब देखिए ए क्रॉस ए जो निकालेंगे हम लोग वो ऐसे आएगा। इस पहले वाले सेट का पहला एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले सेट का एक एलिमेंट और फिर दूसरा एलिमेंट, एक एक करके ऐसा सेलेक्ट करते जाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ए कॉमा ए, ए कॉमा बी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे। ऑल राइट, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे ये बी। ठीक है, बी कॉमा इसका पहला एलिमेंट ए, बी कॉमा बी।
ये 4 एलिमेंट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, आपको पहले से ये भी पता होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट ए अगर लेट्स से 2 है, तो अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस ए पे, और इसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहें तो 2 टाइम्स 2 हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये आ भी रहा है, 4 एलिमेंट्स है इसमें, एक दो, एक दो, 3 और 4। अब क्या करना है हमें, इस ए क्रॉस ए का सबसेट लेना स्टार्ट करना है। अब जैसे जैसे हम सबसेट लेंगे उस तरीके से हम देखेंगे कि रिलेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला है जिसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलना चाहेंगे, तो इस ए क्रॉस ए का जो सबसेट लेंगे और ऐसे सबसेट लेंगे कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आए तो उसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा एक रिलेशन जिसमें ए क्रॉस ए का सबसेट ले और एक भी एलिमेंट ना आए उसको फाई बोलेंगे, और इसी चीज को एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। अब इसका अगर एग्जांपल आप सोचिए कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, तो एम्प्टी रिलेशन वो होगा कि कोई एक रिलेशन होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे बट कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपस में कोई दो एलिमेंट रिलेटेड हो। अब एग्जांपल के लिए आप देखिए कि लेट्स से सेट ए में वैसे बच्चे हैं क्लास में, स्कूल के लेट्स से क्लास 11th के 5 बच्चे हैं। ठीक है, सेट ए में 5 बच्चे हैं, पांचों अगर अलग अलग घर से आते हो, लेट्स से ए बी सी डी और ई, इस सेट में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चे अलग अलग घर से आते हैं और कोई आपस में रिलेटेड नहीं है, और हम एक रिलेशन आर बनाते हैं जो ए क्रॉस ए पे ही बनता हो। ठीक है, ए क्रॉस ए पे ही होगा ये रिलेशन। ठीक है, और अगर हम बोले कि अगर कोई दो बच्चों को लिया जाए जो आपस में भाई बहन हो, तो क्या होगा, इस आर में कितने एलिमेंट आएंगे? एक भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा क्या? इसमें अगर एक भी नहीं आएगा तो अगर आप ए क्रॉस ए कीजिए, ऑल्दो वो पांचों बच्चे आपस में अगर उससे रिलेशन निकालें तो एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है मतलब क्या, एम्प्टी रिलेशन है। क्यों यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हो जा रहा है? क्योंकि वो जो दोनों बच्चे, अगर हम कोई भी दो बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों आपस में रिलेटेड है ही नहीं, तो दोनों भाई बहन नहीं हो सकते। इसी वजह से ये एक एम्प्टी रिलेशन हुआ। ठीक है, सो एक दूसरा तरह का रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन जिसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है जो आपने अभी जस्ट देखा एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा। ये बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि एक सेट ए का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें और उससे रिलेशन आर निकालें, तो इसमें क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो होगा ना, वो सारे दूसरे एलिमेंट ऑफ ए से जुड़ा हुआ होगा, वो रिलेटेड होगा। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल ऐसे है कि लेट्स से सेट ए में एक ही घर के 4 बच्चे हैं। ठीक, अगर एक ही घर के 4 बच्चे हैं और चारों मेल है, मान लो चारों बॉयज हैं। ठीक है, लेट्स से सेट ए है, इसमें 4 बच्चे हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4। ठीक, अब अगर एक रिलेशन ऐसा बनाइए आप जिसमें से कि ए क्रॉस ए करें, ए क्रॉस ए करने के बाद अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसा बनेगा B1 B1 B2 B1 B3 B1 B4। फिर सिमिलरली आप स्टार्ट कीजिएगा B2 B1 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पे B3, फिर B4 से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट में आइएगा आप यहाँ पर B4 है ना। तो इसमें अगर आप चारों बच्चों से अगर ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं और चारों सेम ही घर के चारों बच्चे हैं, तो अगर एक रिलेशन आप आर निकालिए जिसमें रिलेशन आर डिफाइन करता हो ऐसा कि रिलेशन आर ऐसा हो कि दोज टू बॉयज हु आर सेलेक्टेड आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट दे आर ब्रदर्स। तो अगर दोनों वैसे बच्चे हम निकाल रहे हैं जो आपस में भाई हैं, तो अगर घर के ही चारों बच्चे हैं, एक ही घर के दोनों के माता पिता सेम है, तो चारों दोनों बच्चे तो आपस में रिलेटेड होंगे ही, और इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए के। तो ऐसे केसेज में इनको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। तो हमने दो तरह का रिलेशन देखा, एक एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन देखा जिसमें कि सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। और जस्ट बिकॉज कि ये एक में एक भी रिलेशन नहीं है और एक में सारे रिलेशन है, तो इसको ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। तो दोनों, आइदर आप एम्प्टी रिलेशन बोलिए या यूनिवर्सल रिलेशन बोलिए, तो दीज टू रिलेशंस आर टाइप ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, कि
क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। एक बॉयज स्कूल है, पहले ही हमें बता दिया है, और सेट ए में सारे स्टूडेंट्स उस बॉयज स्कूल के हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाई आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि एक बॉयज स्कूल है ए, उसमें एक रिलेशन आर निकाले हैं, और बोल रहे हैं कि ये ए कॉमा बी में ए बी की सिस्टर है। ठीक, अब हमें ये दिखाना है कि दिस इज एम्प्टी रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये एम्प्टी रिलेशन है। और आर डैश जो है एक और दूसरा रिलेशन है, जिसमें बोल रहा है कि ए कॉमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमें दोनों चीज दिखाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक सेट ए है जिसमें सारे बच्चे हैं बॉयज स्कूल के। अब अगर बॉयज स्कूल के सारे बच्चे हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी उसमें से कोई दो बॉय सेलेक्ट करते हैं और उससे एक रिलेशन बनाते हैं। ए सेट ए में सारे स्टूडेंट थे बॉयज स्कूल के, अब आपने क्या किया, ए क्रॉस ए किया तो ढेर सारा ऑर्डर्ड पेयर बनाया, है ना। सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब उसमें से अगर आप सबसेट निकालना स्टार्ट करो और उसमें एक रिलेशन ऐसा हो जो सबसेट उनका लेता है सच दैट कि ए और बी आपस में भाई बहन हो। अब बहन तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि बॉयज स्कूल है, कोई लड़की है नहीं तो बहन होगी किसी की नहीं। अगर बहन है नहीं तो ए और बी आपस में सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन हो नहीं सकता। तो जो आर है, जो आर होगा, ये क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। क्यों एम्प्टी रिलेशन क्यों होगा, बिकॉज ए इज द सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स, हेंस ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी। ये तो काफी आसान सवाल था, है ना। तो इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब चलिए अगला पार्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमें। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है ये कि आरडेस एक और रिलेशन है, एक आरडेस एक दूसरा रिलेशन है। अब आरडेस में क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब देखिए हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट नंबर ए और स्टूडेंट नंबर बी, इन दोनों स्टूडेंट के बीच का हाइट 3 मीटर होगा। अब आप देखिए तो कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है कितना होता है, हम लोग आप लोग कितने होते हैं, 5 फीट 5 इंच, है ना। अब अगर ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे तो और छोटे होंगे, तो 5 फीट 5 इंच जो होता है ये कितना होता है हाइट में, लगभग लगभग 1.6 मीटर्स होता है ना। अब अगर कोई आदमी जो नॉर्मल हाइट का है वो 1.5 मीटर के आसपास है, लगभग लगभग 1.5 मीटर के आसपास है, तो 3 मीटर कितना होगा, लगभग लगभग 10 फीट के आसपास होगा, है ना। अब अगर कोई दो आदमी जिसका हाइट का डिफरेंस बात कर रहा है, तो दो आदमी के हाइट का डिफरेंस 10 फीट हो सकता है क्या कभी, नहीं ना। एक आदमी होगा 2 फीट का, एक आदमी होगा 12 फीट का, 12 फीट का तो आदमी नहीं होगा, और आदमी भी 2 फीट का नहीं होता है। कोई बच्चा 2 फीट का नहीं होगा जो स्कूल में पढ़ रहा होगा, है ना। तो मतलब क्या कि इसमें इस आरडेस में, आरडेस में सारे बच्चे वैसे होंगे जिनके की डिफरेंस ऑफ हाइट जो होगा 3 मीटर से कम होगा, होगा कि नहीं। अगर 3 मीटर से कम है तो सारे बच्चे आ जाएंगे। तो आप कैसे भी दो बच्चों को सेलेक्ट कर लो पूरे स्कूल में से, और उनका एक ऑर्डर्ड पेयर बना लो और उस आरडेस में डाल दो, तो सारे बच्चे आ जाएंगे। अगर सारे बच्चे आ रहे हैं मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आरडेस जो है एक यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें सारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस ए करने पे जितने भी सारे एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इस आरडेस जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, इस आरडेस रिलेशन में इसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आरडेस इज, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन because it has all the ordered pairs from A क्रॉस ए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन काफी आसान था और आपको ये समझने में भी हेल्प किया कि कब आप उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, कब आप उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आइदर एम्प्टी रिलेशन हो या यूनिवर्सल रिलेशन हो, दोनों ट्रिवियल रिलेशन का पार्ट ही होता है। ठीक है।
अब हमने अगर ये दोनों चीज़ सीख लिया है, तो अब एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिलेशन में और भी 3 टाइप के रिलेशन हमें सीखने हैं। एक तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इन तीनों को ना अगर आप डिफिनेशन से देखने जाने तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसको सीखने का, इसको समझने का जो आसान तरीका है, आप ऐसे समझो कि लेट्स से आपके पास एक टॉय कार है, ठीक है? आपके पास एक टॉय कार है। अब अगर टॉय कार है आपके पास, तो आप ऐसे समझिए कि उस टॉय कार में क्या होगा कि जो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आप ऐसे बोलिएगा कि टॉय कार रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे बताएगा आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सच लाइक कि टॉय कार आपस में खुद से रिलेटेड है। इट्स लाइक कि टॉय कार जो है आपस में खुद को हाई फाइव दे रहा है। अब टॉय कार जो है वो आपस में खुद से रिलेटेड है क्योंकि ये सेम ही ऑब्जेक्ट है ना? तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे भी देखिए कि इसका जो डेफिनेशन है, एक एक रिलेशन आर जो है अगर सेट ए से निकालते हैं हम लोग, तो उसको तभी रिफ्लेक्सिव बोलिएगा आप जब ए कॉमा ए जो है वो आर पे बिलोंग करता हो, है ना? ए कॉमा ए, इसको हमने कैसे पढ़ा था कि ए इज रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। तो रिलेशन आर ऐसा डिफाइन किया गया है कि ए और ए आपस में रिलेटेड है। ये चीज कब होगा? जब सारे एलिमेंट ए में जितने भी एलिमेंट है, जैसे अगर 5 एलिमेंट हो इस कैपिटल ए में, अगर 5 एलिमेंट है तो पांचों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है? तो टॉय कार आप खुद से रिलेटेड है, पेन खुद से रिलेटेड है, सुदर्शन खुद से रिलेटेड है ना? अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक रिलेशन को समझने का जो सबसे आसान तरीका है, आप समझो ऐसा कि लेट्स से आपके दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं अमित और रोहित। अब अगर अमित रोहित का दोस्त है तो रोहित तो अमित का भी दोस्त हुआ। इट्स लाइक टू वे स्ट्रेट, है ना? तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो वो भी पहले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इट्स लाइक हैविंग अ फ्रेंडशिप वेयर बोथ आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, है ना? तो जो अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, तो दोनों अगर आपस में रिलेटेड हैं तो उसको उसको हम लोग बोलते हैं वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए आप कि सेट ए में मान लीजिए दो एलिमेंट है, ठीक? A1 और A2। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर A1 जो पहला एलिमेंट है वो A2 से रिलेटेड, इसको कैसे पढ़ते थे हम लोग, हमने आपको बताया था, आप याद कीजिए कि A1 इज रिलेटेड टू A2 अंडर द रिलेशन आर। उस रिलेशन आर में A1 और A2 आपस में रिलेटेड हैं। अगर ऐसा होता है, और ये इससे ये भी एक कंडीशन और है कि अगर A1 A2 आपस में रिलेटेड है एंड A2 A1 भी रिलेटेड है अंदर अंदर अंडर दैट सेम रिलेशन आर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है? ये अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उन दोनों एलिमेंट के लिए लागू होता है, ठीक? अब चलते हैं तीसरे वाले केस में। तीसरा वाला केस क्या है? ट्रांजिटिव। तो आप ऐसा सोचिए कि आपके तीन फ्रेंड हैं, ए बी सी, लेट्स से एलेक्स, बॉब और चार्ली। आपके पास तीन फ्रेंड है, और मान लीजिए कि एलेक्स जो है वो बॉब का फ्रेंड है, बॉब चार्ली का फ्रेंड है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या इनडायरेक्टली कि एलेक्स जो है चार्ली का भी फ्रेंड है? इट्स लाइक कि चेन बन रहा है ना? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि वन ऑब्जेक्ट is related to second object and second object is related to third object, then we can say that कि first object भी third object से related है। तो it's like making connection। ऐसा हो रहा है क्या कि हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं और कनेक्शन को आगे की तरफ फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो आप देखिए तो A1 A2 आपस में रिलेटेड है अंडर द रिलेशन आर, A2 A3 आपस में रिलेटेड है अंडर द रिलेशन आर, सेम रिलेशन। तो इससे इम्प्लाई ये भी कर रहा है क्या कि A1 A3 अगर आपस में रिलेटेड है अंडर द सेम रिलेशन आर, तो आप बोलिएगा कि जो रिलेशन आर है ना वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हमने आपको ये तीन डिफरेंट रिलेशन क्यों पढ़ा दिया? हमने क्या पढ़ा है आपको? एक रिफ्लेक्सिव, एक ट्रांजिटिव और एक सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में आपस में खुद से खुद को रिलेट किया हुआ है, सिमेट्रिक में ए से बी, एक से दूसरे को रिलेट किया हुआ है, और ट्रांजिटिव में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो हम एज्यूम करेंगे कि पहला और तीसरा भी अगर रिलेटेड है तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये तीन तरह का अगर रिलेशन हम पढ़ लेते हैं और कोई एक रिलेशन जो तीनों चीज को सेटिस्फाई करता हो ना, तो काफी अच्छा चीज बन के आता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हम सीखना चाहें तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है
कि एक रिलेशन आर जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन आर जो है वो, एक रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, मतलब उसका सारा एलिमेंट खुद से खुद में भी रिलेटेड होना चाहिए, वो तो होता ही है। वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड तो दूसरा पहले से भी रिलेटेड होना चाहिए। और ट्रांजिटिव भी है कि रिलेशन जो है ना चेन की तरह आगे बढ़ना भी चाहिए कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, मतलब क्या ए और सी आपस में रिलेटेड है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, काफी इजी था है ना, इसको समझना काफी इजी था। अब चलिए अगर आप देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए और अच्छे से क्लैरिटी अगर लाना चाहें, तो बोलता है कि लिए टी बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, एक सेट टी है, एक सेट टी है हमारा, इसमें ऑल ट्रायंगल्स है। ठीक, अब ऑल ट्रायंगल्स है, ऑल ट्रायंगल्स है मतलब क्या, इसमें सारी तरह के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर तरह के ट्रायंगल हैं इस टी में। अब एक प्लेन है जिसपे ये टी सेट है, इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए विथ रिलेशन आर। अब एक रिलेशन आर बताया गया है इन टी गिवन बाई आर, जो रिलेशन आर है हमारा, आर देखिए तो क्या है, T1 कॉमा T2 such that T1 is congruent to T2, congruent to T2। ठीक, अब हमें बोलना है कि ये जो रिलेशन आर है, ये जो आर रिलेशन है, ये आपको दिखाना है कि आर जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक, बोल तो दिया हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, तो अब आप कैसे दिखाएंगे, देखिए। अब आर जो है हम एक एक करके चेक करते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, यही तीन कंडीशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब क्या, हमें उसको दिखाना हो कि वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, वो रिफ्लेक्टिव भी है। तो पहला चीज हमें, तो हमें अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, उस रिलेशन को तीनों चीज अगर हम प्रूव कर दें कि वो इक्विवेल, सो अगर हम ये प्रूव कर दे कि वो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो T1 और T2 आपस में रिलेटेड है। सो अगर हमें किसी रिलेशन आर को इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या दिखाना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, मतलब क्या उसका सारा एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब क्या कि अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है तो बी और ए भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। और तीसरा जो ट्रांजिटिव होना चाहिए कि ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, मतलब क्या ए और सी भी रिलेटेड है। तो अगर हम एक एक करके तीनों दिखाते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आर इज सिमेट्रिक, सॉरी पहला हम लोग देखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्यों होगा ये रिफ्लेक्सिव, एवरी ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, होगा क्या। तो आप देखिए कि कोई भी ट्रायंगल टी आप ले लीजिए, तो अगर कोई भी एक ट्रायंगल टी आप ले रहे हैं तो वो ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है क्या। सो आप कोई भी एक ट्रायंगल टी ले लीजिए, तो जो ट्रायंगल टी है, ट्रायंगल टी जो है वो खुद से खुद में कॉन्ग्रुएंट होता है क्या,
होता है ना, तो सारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप कोई भी तरह का ट्रायंगल ले लीजिए, अगर वो खुद से खुद में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या कि आर रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली ये सिमेट्रिक भी होगा क्या? आप देखिए तो कोई दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल T1 लिए हैं और दूसरा ट्रायंगल T2 लिए हैं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल T1 एंड ट्रायंगल टू T2, T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या कि आप ये भी लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T1 के, है ना? तो मतलब ये सिमेट्रिक हुआ। अब तीसरा चीज देखिए कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आपके पास तीन ट्रायंगल है इस बार, लेट्स से आपके पास ट्रायंगल T1 है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T2 के, एंड ट्रायंगल T2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T3 के। तो आप बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T3 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो देखिए, तो ट्रायंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T3, है ना? तो अगर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रहा है, अगर तीनों सेटिस्फाई हो रहा है मतलब क्या, हम ये बोल पाएंगे कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एल बी ए सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। तो एक प्लेन है जिसमें सारे लाइन्स है और एल जो है उसका सेट है, ठीक है। आर बी रिलेशन डिफाइंड एज एल वन एल टू सच दैट एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, ठीक है। दो लाइन लिए हैं सच दैट कि एल वन विल बी परपेंडिकुलर टू एल टू, सो दैट आर इज सिमेट्रिक। हमें आर को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, हमें ये दोनों चीज़ दिखाना है। तो पहले चलिए चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, ऑल राइट। तो आप देखिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो खुद से खुद को दिखाते हैं। अगर एक लाइन L1 है तो L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, बट अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, राइट? L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अगर ये नहीं हो सकता है, इट मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ऑल राइट, सो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करते हैं कि L1 एंड L2 ये आर में बिलोंग कर रहा है। ऑल राइट, दिस बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना? बट अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, होगा ना? L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, मतलब क्या कि L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये दोनों बिलोंग टू आर है, मतलब क्या कि आर इज सिमेट्रिक। ऑल राइट, ये सिमेट्रिक हो। आप देखिए कि लाइन अगर हम लेते हैं L1 और ये दूसरा लाइन लेते हैं ये L2, है ना? तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है, राइट? सो दिस विल बी सिमेट्रिक। अब अगर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखना चाहें, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर। अब हमें चेक करना है कि L1 कॉमा L3 भी बिलोंग टू आर करता है कि नहीं। तो मतलब आप ऐसा देखिए कि आप इस एग्जांपल से समझिए, ये L1 है, ये L2 है, ये L1, दिस वन विल L2। अब अगर ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये वाला प्रॉपर्टी तो सही हो गया। अब L2 परपेंडिकुलर टू L3 भी होना चाहिए, इसका मतलब यही है ना, राइट? L1 परपेंडिकुलर टू L2, और इसका क्या मतलब है कि L2 परपेंडिकुलर टू L3, है ना? तो L2 L3 के बीच में परपेंडिकुलर करें तो क्या होगा, ये लाइन L3 आ जाएगा। अब अगर ये L3 है तो आप देखिए तो L1, ये लाइन L1 और ये लाइन L3, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो है नहीं, दोनों पैरेलल भले हो जाएंगे। तो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, दिस इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3 दिख रहा है आपको। तो दिस इम्प्लाइज
इससे क्या समझ में आएगा कि L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग टू R। मतलब क्या कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, यही दिखाना था हमें, ट्रांजिटिव। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि सो दैट द रिलेशन इन सेट, एक सेट हमारे पास 1 2 3, और अगर इसका रिलेशन देखें तो रिलेशन में क्या है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑल राइट, तो ये रिफ्लेक्सिव, सो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट है वो खुद से खुद में रिलेटेड होने चाहिए। तो खुद से खुद में रिलेटेड के लिए क्या मतलब कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, इसके साथ 2 2 बिलोंग्स टू आर, इसके साथ 3 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये सारे एलिमेंट के लिए हो जाता है तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखिए तो आर में 1 1 तो यहाँ पर है, ऑल राइट, 2 2 भी है और 3 3 भी है। मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज कि आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए यही होता है ना कि सारे एलिमेंट खुद से खुद में रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 1 से रिलेटेड है और इसमें आर में भी दिखा रहा है, 2 भी रिलेटेड है और 3 भी रिलेटेड है। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास आता है सिमेट्रिक। ऑल राइट, अब ये सिमेट्रिक है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे कि 1 2 अगर आर में बिलोंग करता है। आप देखिए 1 2 है क्या कहीं पे, कलर चेंज कीजिए आप यहाँ पर, तो देखिए 1 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ऑल राइट, तो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर आ रहा है। अगर 2 1 बिलोंग टू आर नहीं आ रहा है तो मतलब क्या कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में आप देखिए कि 1 2 बिलोंग टू आर है एंड 2 3 बिलोंग टू आर होना चाहिए था, तब जाकर अगर 1 3 भी आर पे बिलोंग करता तब ये ट्रांजिटिव होता। लेकिन आप देखिए 1 2 तो है इस जगह पर, 1 2 तो है लेकिन 2 3 है ही नहीं। तो ये 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर है और 1 3 भी डज नॉट बिलोंग टू आर है नहीं ना आर में। तो अगर ये दोनों चीज़ नहीं है मतलब क्या कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड यहाँ इंटीजर होता है, तो रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला चीज़ देखते हैं कि किसी भी रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो सिर्फ 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सा, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज वो नहीं होगा अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो पहला पार्ट देखते हैं हम ये कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप देखिए कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर है। मतलब क्या कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है मतलब क्या, 0 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो आप ए का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ए माइनस ए कीजिएगा तो डिविजिबल बाई 2 होगा। मतलब क्या कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली हो गया। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर कह रहा है तो रिलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए।
होना चाहिए ना, इज डिविजिबल बाई 2। अब आप एक चीज़ और देखिए कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, मतलब क्या, अगर आप बाहर साइन माइनस ले लीजिए तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 2 रहेगा, वो तो रहेगा ना, है ना। और अगर ऐसा केस हो रहा है, मतलब क्या कि b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, अगर b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2 है, मतलब क्या b कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि इफ a कॉमा बी रिलेशन जो है उसमें आर रिलेशन में a कॉमा बी लाई कर रहा है, तो b कॉमा ए भी लाई करेगा, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। तो मतलब क्या कि ये, आप देखिए यहाँ पर, दिस मीन्स कि दिस आर इज सिमेट्रिक। ऑल राइट। अब थर्ड पार्ट देखिए, आप थर्ड पार्ट हम क्या देखना चाह रहे हैं। थर्ड पार्ट में है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब क्या कि a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मतलब क्या कि सी कॉमा ए भी बिलोंग, मतलब a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो आप देखिए कि a कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, है ना, एंड b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक। अब अगर ये दोनों चीज़ डिवाइड हो रहा है, तो आप देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। देखिए तो अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, मतलब क्या a माइनस बी जो है वो एक इंटीजर, सॉरी वो एक इवन इंटीजर है, और सिमिलरली b माइनस सी भी इवन इंटीजर है, क्योंकि वो दो से डिवाइड हो रहा है। तो अगर दो इवन नंबर को आप जोड़िएगा, दो इवन इंटीजर को जोड़िएगा, तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा, मतलब वो भी इंटीजर होगा, है ना। तो मतलब क्या, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो b और b कट जाएगा, और a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 2। मतलब क्या कि a कॉमा सी वो आर को बिलोंग करेगा, और आर को अगर बिलोंग करेगा, मतलब क्या कि दिस इज ट्रांजिटिव। और अगर ट्रांजिटिव है तो कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, मतलब क्या कि वो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये प्रूव हो गया। ऑल राइट। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे एनसीईआरटी का, क्लास 12th का। ठीक है, थैंक यू।